नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज बात होगी लव जिहाद पर कानून वाली घंटी की, जो अब महाराष्ट्र में भी बज चुकी है। सरकार ने 7 सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी अब उन राज्यों से फीडबैक लेगी जहां लव जिहाद पर कानून पहले से लागू है। आपको बताएंगे कमेटी के गठन के साथ ही महाराष्ट्र में कैसे सियासी शोले भड़क रहे हैं। महाराष्ट्र में बैंक घोटाले की कहानी भी बताएंगे, जिसमें ग्राहकों की पीड़ा है, आम लोगों के साथ आर्थिक अत्याचार है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की 2 ब्रांच से 122 करोड़ रुपए गबन वाली स्टोरी भी बताएंगे, जिसका असली गुनहगार गिरफ्तार हो चुका है। सवाल यही है कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा। इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। दिल्ली की सत्ता गंवाने वाली आम आदमी पार्टी को आज एक और झटका लगा है, जब पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी अब एमसीडी वाले नंबर गेम में भी फंसेगी? क्या एमसीडी की सत्ता से भी आम आदमी पार्टी के एग्जिट होने का रास्ता तैयार हो रहा है? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में सच सामने आएगा और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल जाएंगे। सत्ता में आज कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका वाली लड़ाई की भी बात करेंगे, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ ने पूछा है कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति में सीजेआई की जरूरत क्या है? क्या लोकतंत्र के साथ वैधानिक निर्देश मेल खाता है? इन सवालों पर हमने सीबीआई चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया वाली कुंजी तैयार की है। महाकुंभ और अपने नेता की गिरफ्तारी पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आक्रामक अंदाज दिखा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर महाकुंभ में डुबकी के गलत आंकड़े बताने के आरोप लगाए। कहा कि इमेज चमकाने के लिए सरकार झूठ बोल रही है। वहीं अपने नेता की गिरफ्तारी वाले मामले में यूपी पुलिस को बीजेपी की पुलिस बता दिया। आज अमेरिका से अवैध प्रवासियों की दूसरी खेप भारत आ रही है। कुछ देर बाद 119 भारतीय अमेरिकी विमान से भारत आएंगे। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका का विमान उतरेगा। विपक्ष का सवाल है कि क्या इस बार भी हथकड़ियों और बेड़ियों वाली कहानी देखने को मिलेगी? आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसे वायरल वीडियो से हम करने जा रहे हैं जिसमें बड़ी आग है, क्योंकि इस वीडियो पर खबरों से सोशल मीडिया तक जो विमर्श हो रहा है, उसके आपस में टकराने से वैचारिक के साथ साथ नफरत से भरी चिंगारियां भी निकल रही हैं। इस वायरल वीडियो में एक मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, जिसके एंट्री गेट को कुछ लोग फांदते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गेट के ऊपर चढ़ गए हैं और कूद फांद कर रहे हैं। आसपास खड़े बहुत सारे लोग रीलबाजी और वीडियोबाजी में व्यस्त हैं और कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं। इसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये वीडियो किसी हुड़दंग का है, और हो सकता है अब तक ये वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी आ चुका हो। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। लिखा जा रहा है कि शबे बारात के दिन दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जबरदस्त हुड़दंग किया गया। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन पर नियम और कानून की धज्जियां उड़ा दी और मेट्रो स्टेशन के गेट फांदकर भयंकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब जांच की गई तो ये पता चला कि वीडियो 13 फरवरी रात 11:22 का है और लोकेशन है दिल्ली का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, जहां कुछ लोग मेट्रो स्टेशन के गेट को फांदते हुए दिखे, सीटी बजाते हुए नजर आए और उत्पात जैसी स्थिति हो गई। इसी दावे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन आपने सुना होगा कि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और ऐसा ही कुछ इस वीडियो के साथ भी हुआ। आपको ये बात डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक बयान से समझ में आ जाएगी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और इसमें नफरत का मसाला मिलाए जाने के बाद उठे सवालों पर डीएमआरसी ने भी अपना बयान जारी किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ये घटना 13 फरवरी को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की है, जब थोड़ी देर के लिए मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई। कुछ यात्री बाहर निकलने के लिए गेट से कूदकर उसे पार कर गए। ऐसे यात्रियों को सलाह देने के लिए सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी पर्याप्त रूप से मौजूद थे। स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। ये गेट पर अचानक भीड़ बढ़ने के कारण कुछ यात्रियों की पल भर की प्रतिक्रिया थी। अब इस वीडियो की पूरी कहानी यह है कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर
एक वक्त में 2 मेट्रो आने से अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई और एग्जिट गेट पर पहुंचने लगी। तभी अचानक एग्जिट गेट ने काम करना बंद कर दिया। भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए लोगों को साइड के गेट से निकालने की इजाजत दी गई। लेकिन तभी कुछ लोग कूदकर गेट से बाहर आए और शोर मचाने लगे। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के सूत्रों के अनुसार भीड़ ज्यादा होने की वजह से सभी एग्जिट गेट खोल दिए गए। और सबसे जरूरी बात, इस केस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वैसे इस खबर का नजरिया 9 भी है। तो नजरिया 9 ये है, पहली बात यह है कि देश नियम और कानून से चलता है। ये नियम हर किसी के लिए एक हैं और उनका किसी भी कीमत पर पालन होना चाहिए। इसीलिए जिन्होंने साइड के एग्जिट गेट खोले जाने के बावजूद हुड़दंग जैसी स्थिति पैदा की, उन पर सवाल उठना लाजमी है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि सोशल मीडिया के युग में किसी भी बात पर आसानी से भरोसा करने से बचना चाहिए। इसीलिए किसी वीडियो या खबर पर अपना मत बनाने से पहले उसका सच जान लें और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। वैसे विवाद सिर्फ दिल्ली के इस वीडियो पर ही नहीं है, बल्कि एक कलेश की शुरुआत महाराष्ट्र में भी हो चुकी है और इसमें कुछ नेता अपने जहरीले बयानों से मजहबी तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। इस विवाद का केंद्र है एक ऐसा कानून जो लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बहुत जल्द महाराष्ट्र में आ रहा है और सरकार के द्वारा इसका पहला कदम भी उठा लिया गया है। इसी से कुछ लोगों के मन में घबराहट जैसी स्थिति है और इस पर सत्ता का क्लेश भी शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आपको वजह बताते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कीवर्ड्स सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने लव जिहाद पर कानूनी स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। एक कानून लाने की योजना बनाई जा रही है जिसके दायरे में लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण भी होगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब ये कमेटी लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून के लिए अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर ही महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून आएगा जो लव जिहाद और धर्मांतरण पर चोट करेगा। पहले हम आपको ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर महाराष्ट्र में जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और ये कमेटी काम कैसे करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को बनाया गया है। साथ ही इस 7 सदस्यीय कमेटी में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक विकास विभाग और कानून एवं न्याय विभाग के सचिव शामिल हैं। इसके अलावा इस समिति में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के साथ महाराष्ट्र के गृह विभाग के सचिव और उप सचिव भी शामिल हैं। 5 पॉइंट में भी ये भी समझते हैं कि महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनेगा उसके लिए ये कमेटी काम कैसे करेगी। इसके तहत लव जिहाद से जुड़ी शिकायतों को देखा जाएगा। जबरन धर्मांतरण के मामलों के तथ्य जुटाए जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरे राज्यों के लव जिहाद कानून की स्टडी की जाएगी। इसके बाद कानूनी और तकनीकी पहलुओं के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जब महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाएगी तो उसी सिफारिश पर कानून बन जाएगा। लेकिन इसके पहले कदम से ही महाराष्ट्र में सियासत का तापमान अचानक तेजी से बढ़ा है और इस गर्मी को नेताओं के बयान के जरिए महसूस किया जा रहा है। समिति गठन हो चुकी है और मुझे विश्वास है जल्द ही सभी राज्यों से भी ज़्यादा और हमारे देश में सबसे कड़क और प्रभावी ये धर्मांतर विरोधी कायदा जल्द ही हमारे महाराष्ट्र में आएगा, लागू होगा और ये जो जिहाद करने वाले जो कोई हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके सारे के सारे मंसूबे इसके वजह से रोके जाएंगे। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद ऐसी बातें उछाल कर माहौल ख़राब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। महाराष्ट्र शासन लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना रही है उसका स्वागत होना चाहिए। श्रद्धा वालकर जैसे बहुत सारे केसेस हुए थे
और ऐसा कानून लेके आना बहुत ज़रूरी था और ऐसे कानून का हम स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से ये देश लोकतंत्र है और एक सशक्त लोकतंत्र में कौन किससे प्यार करेगा, शादी करेगा, ये इसका अंतर्गत मामला होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मेरे एक बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती होगी, देश की इकोनॉमी रहेगी तो ही हम सब आगे चल पाएंगे। इकोनॉमिक इश्यूज पे बोलिए। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज़ है कि किस चीज़ से मुसलमान को परेशान किया जाए। देयर इज़ नो लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ मूठ का एक जो है नाम लिया जा रहा है। सपा की ताकत मालूम है उनका, सड़क पर उतरेंगे तो नानी याद आ जाएगी इनकी। वैसे महाराष्ट्र कोई पहला ऐसा राज्य नहीं होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में इस पर कानून बनाए जा चुके हैं और इसमें से ज्यादा राज्य बीजेपी शासित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का नाम शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी लव जिहाद कानून है। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा, आखिर लव जिहाद कानून क्या है और इसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है। और इसे समझाने के लिए हम आपको यूपी का लव जिहाद कानून आइए दिखाते हैं, जिसकी स्टडी महाराष्ट्र में भी अब की जाएगी। जैसे यूपी में लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकी देने पर उम्र कैद की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यूपी में अगर धर्म परिवर्तन का पीड़ित एससी या एसटी समुदाय से है तो दोषी को 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन का दोषी है तो भी उसे 7 से 14 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि अगर कोई शख्स धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से चंदा या गैर कानूनी आर्थिक मदद लेने का दोषी पाया गया तो उसे जेल तो 7 से 14 साल तक की होगी, लेकिन जुर्माना 10 लाख तक का हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में इस लव जिहाद कानून का स्वरूप कैसा होगा, ये जानने के लिए न्यूज मित्रों को थोड़ा इंतजार करना होगा। कल हमने आपको लेकिन सत्ता में एक बैंक बैन होने की खबर दिखाई थी, उन लोगों का दर्द भी दिखाया था जिनकी जमा पूंजी बैंक बैन से फंस गई है। इसे देखकर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर एक बैंक अचानक क्यों बैन हो गया। आज हम आपको बैंक बैन वाली खबर के दूसरे एपिसोड में इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल बैंक बैन होने की इस पूरी स्टोरी के पीछे घोटाले वाला खेल है और इसका आरोप लगा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ही पूर्व जनरल मैनेजर पर। इस बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है, जिसे कुछ देर पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कल हितेश मेहता को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ग्राहकों की मुसीबत कम नहीं हुई है। ब्रांच के बाहर खड़े परेशान लोग यही पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है और हमारे पैसे कब मिलेंगे। जिस घोटाले की वजह से ये बैंक बैन हुआ और ग्राहकों का पैसा फंसा, उसका गुनहगार पूर्व जीएम हितेश मेहता को माना जा रहा है। यानी जिस जनरल मैनेजर के भरोसे ये बैंक था, वही घोटाले का आरोपी है। हितेश मेहता के पास बैंक के अकाउंट डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी थी। इस लिहाज से बैंक का पूरा कैश एक तरह से हितेश मेहता ही संभालता था। हितेश के पास जो काम था वो बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया जाने वाला था, लेकिन आरोप है कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और 122 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। जो आरोप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के इस पूर्व मैनेजर पर लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं। अब हितेश मेहता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के मुताबिक 122 करोड़ के गबन का ये खेल 2020 से 2025 के बीच हुआ है। आरोपों के मुताबिक ये पैसा बैंक की प्रभा देवी और गोरेगांव ब्रांच से निकाला गया। शुरुआती आरोपों में प्रभा देवी ब्रांच से 112 करोड़ और गोरेगांव ब्रांच से 10 करोड़ रुपए के गबन की बात कही गई है। आरोप यह है कि जो पैसा निकाला गया वो बैंक के रिजर्व फंड का पैसा था। वैसे इस मामले में घोटाले की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक घोटाले का ये खेल 2020 यानी कोविड काल में शुरू हुआ था। इस घोटाले को लेकर जैसे ही शिकायत हुई, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी। हितेश मेहता को समन भेजा गया। जब वो समन का जवाब देने पहुंचा तो पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। मुंबई के दहीसर इलाके में उसके घर पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। यानी जांच वाला एक्शन बहुत तेजी से हुआ है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी घोटाले को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की हालत बिगाड़ने की वजह माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बैंक पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में था। वित्त वर्ष 2023-24 में 23 करोड़ का घाटा हुआ, तो 22-23 में करीब 31 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जब लगातार बैंक की हालत बिगड़ती चली गई तो आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया। वैसे अब इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। नेताओं ने इसे आरबीआई और बैंक प्रबंधन की सांठगांठ तक बता दिया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एनएल कॉम्प्लेक्स दहिसर से हितेश मेहता को हिरासत में लिया। उनको सीधे आर्थिक अपराध शाखा के क्रॉफर्ड मार्केट के दफ्तर ले गई और वहां पर ले जाने के बाद जो जांच है वो की जा रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुंबई के रजिस्टर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक का रजिस्टर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। अधिकारी कोई अंदर है सर? अंदर कोई अधिकारी है क्या? तो अभी फिलहाल जो है ये सिर्फ इतना ही बोल पा रहे हैं कि अंदर जो है अधिकारी हैं। आरबीआई की टीम अंदर गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टीम के अधिकारी जो हैं वो अंदर ऑडिट कर रहे हैं, पूरे अकाउंट को खंगाल रहे हैं। और ये जो पूरी बिल्डिंग हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये हेडक्वार्टर है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो अधिकारी अंदर हैं वो मौजूद हैं आरबीआई के। अभी कोई इस मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। हितेश मेहता, उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है, तो उनका अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है। और बाकी जो आगे का जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये पूरी तरह से गवर्नर और अपना आरबीआई और पूरी तरह से बैंक का मिली भगत है, उनके मिली हुई अपराधीकरण का एक काम नहीं, ठीक ढंग से काम नहीं किया, इसलिए सब हो रहा है। ये इसके लिए आज जो मैनेजमेंट में है वो जिम्मेदार हैं। और मैं बोलूँगा ये बैंक मजदूरों की बैंक है। जिस ढंग से आपने वहाँ सारे व्यवहार किए वो गलत हैं, इसलिए आज ये तोहमत आ गई है। तो एक तरफ आज घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एक्शन में दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन ग्राहकों का हंगामा भी लगातार जारी रहा जिनका पैसा बैंक में फंस गया है। बैंक की ब्रांचों के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई पर ऐसा संकट देखकर ये ग्राहक परेशान दिखे। हमारे संवाददाता जब इनके बीच पहुंचे तो इन खाता धारकों के दर्द की कई कहानियां सामने आई। कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा पैसे नहीं निकाल पा रहा था, तो कोई इलाज के लिए पैसा न होने से परेशान था। सबकी बस एक ही मांग थी, किसी भी तरह उनका पैसा दिलवाया जाए। जब अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर संकट हो तो ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सामने जो कस्टमर्स हैं उनका अभी भी जो है हंगामा जारी है। हम देख सकते हैं पुलिस के साथ भी एक कस्टमर जो है वो यहाँ पर बात कर रही हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में है। मेरे लड़की का 15,000 भरने का है, उसका एग्ज़ाम है अभी सोमवार को, तो हम लोग 14वीं में 30,000 तो मेरा फंसा हुआ है इधर। तो अभी मैं क्या करूँ, वही आप बोलो अभी मुझे। हम लोग को पैसा मांगते तो अभी क्या करें, घर कैसा चलाएंगे। मेरा आदमी तो पैसे से वो कमाने को जाता नहीं है, तो लड़के की कमाई में से हम लोग रखते हैं पैसा, तो अभी वो भी हमको नहीं मिलेगा। आजकल मेडिकल का पैसा इतना बढ़ गया है, खाली 1 महीने का दवा लेने को जाएगा तो 5,000 की दवा लगती है, तो कहाँ से लाएंगे, अपर मिडिल क्लास कहाँ से लाएंगे। तो मेरा 25 साल से अकाउंट था, इसलिए विश्वास था बैंक के ऊपर, और मेरा सब पैसा इसमें का मैंने मैरिज के लिए पैसा जमा करके रखा था। मेरी मैरिज अभी हुई नहीं है, तो मैं आज होगा तो मैं निकाल सकती हूँ। जब भी मैरिज मेरा फाइनल होगा मैं पैसा निकाल सकती हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो मैंने मेरी पूंजी रखी थी जमा कर करके। अभी मेरा 2 लाख के ऊपर पूंजी है। शादी के लिए जितना ज़रूरी है उतना मैंने सेविंग किया था। आप क्यों इतना भावुक हो रहे हैं, क्यों इतना रो रहे हैं? सर मेरा
मेरा कोई नहीं ना पीछे मेरा शादी कर, मेरा ही पैसा मेरे को चाहिए था शादी के लिए। यहाँ बैंक के सामने जो लोग हैं, ग्राहक हैं, खास करके महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू और खाना बनाने का काम करती हैं, इनका हज़ारों रुपया अंदर फंसा हुआ है। कितने ज़्यादा नाराज़ हैं देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनके साथ में ये बात कर रही हैं, और जो कस्टमर हैं वो अंदर गेट खोलने के लिए बोल रहे हैं, और ये गेट ना खोलने के कारण यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ यहाँ पर बहसबाजी हो रही है। कोई अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए, ना मैनेजर बाहर आ रहे हैं। कल भी हम लोग 2-2 घंटे यहाँ पे खड़े रहे, हम लोग ऑफिस वर्कर पीपल है, तो कितना 2-2 घंटे रोज आके डेली बोलेंगे, ये लोग कुछ रिप्लाई नहीं देते। इंसान बैंक में पैसा क्यों रखता है कि 2 पैसा बैंक इंटरेस्ट देती है इसलिए रखता है, बराबर है। वो हमारा पैसा किधर और लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, तभी तो बैंक चलती है ना। कहाँ से बेचारे गरीब आदमी पैसा डालते हैं, उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। पैसा काई को 90 डेज लगता है, 6 दिन के अंदर पैसा देना मिलता है। और सत्ता में अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कटाक्ष की, जो महाकुंभ को लेकर भी है और समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी। टारगेट यूपी की सरकार है, यूपी की पुलिस है। महाकुंभ को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि बाद में अगर कोई शोध करेगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अपनी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज भरे लफ्जों में कहा कि यूपी पुलिस को बीजेपी पुलिस बना दिया गया है। इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया। मैं तो पुलिस से कहूँगा कि तुम वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। सत्ता में अब बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका वाली नई जंग की। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से नियुक्ति और अधिकार को लेकर हस्तक्षेप वाली लड़ाई चलती रही है। खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में तो मामला नया कानून तक पहुंच गया था। अब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सवालों के बाद सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर नया बवाल शुरू हो गया है। कल जगदीप धनखड़ ने भोपाल में इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र का नाम लेकर कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका वाली नई जंग छेड़ दी है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे कर सकते हैं। अपने बयान को लेकर उन्होंने ये तर्क दिया कि लोकतंत्र के साथ वैधानिक निर्देश मेल नहीं खाता है। जगदीप धनखड़ ने यह भी सवाल उठाया कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति में सीजेआई के शामिल करने को लेकर क्या कानूनी दलील है। जगदीप धनखड़ ने यह भी तर्क दिया कि पहले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर वैधानिक निर्देश इसलिए बने क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के मंच से ये मांग भी की कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति वाली कमेटी में सीजेआई की मौजूदगी पर पुनर्विचार का समय आ गया है। पहले आप सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे।
to steal your minds. How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day, India, the judicial body. The time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऐसा क्यों कह रहे हैं और कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका वाली लड़ाई छिड़ गई है, कैसे नियुक्ति में अधिकारों वाली टक्कर है। आप जानिए इस वक्त सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यों वाली कमेटी करती है। कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई शामिल होते हैं। फिर से सुनिए, कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई शामिल होते हैं। जगदीप धनखड़ को इसी बात से आपत्ति है। सीबीआई के निदेशक के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय से होती है। आईपीएस अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। इस लिस्ट में अधिकारियों के अनुभव का ध्यान रखा जाता है। फाइनल होने के बाद लिस्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाती है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में समिति के गठन का प्रावधान 2013 में आया था। लोकायुक्त अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था। 2013 में 1946 के डीएसपीई अधिनियम की धारा 4A में संशोधन किया गया था। बदलाव के बाद कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई को शामिल किया गया। इससे पहले 2003 में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति सीवीसी, सतर्कता आयुक्तों, सचिव गृह और सचिव कार्मिक वाली समिति की सिफारिश पर होता था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 1997 के विनीत नारायण मामले के निर्देश पर यह नियुक्ति होती थी, लेकिन बाद में इस समिति के तंत्र को समुचित और पुख्ता नहीं पाया गया, जिसके चलते 2013 में पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की समिति के गठन के लिए कानून में बदलाव किया गया। वैसे देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका वाली लड़ाई पहले से चल रही है। जगदीप धनखड़ का बयान तो सिर्फ इसका सवालों और बहस वाला एक एक्सटेंशन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहले से ही कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने है। आपको इससे जुड़ा अपडेट भी दे देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज से 3 दिन के बाद 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। आपको बता दें, पहले सीबीआई निदेशक की तरह ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, लेकिन सरकार ने नया कानून लाकर इसे बदल दिया, जिसके विरोध में याचिका दी गई। आज से 4 दिन बाद यानी 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब आप जानिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 2 वर्ष पहले कैसे कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका वाली जंग चली थी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये नियुक्ति सिर्फ केंद्र सरकार करती थी। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल लेकर आ गई। बिल के अनुसार कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि सीजेआई को पैनल से बाहर रखा गया। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीबीआई चीफ की नियुक्ति वाले पैनल से भी सीजेआई को हटाने की वकालत कर रहे हैं। इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। सरकार को न्याय तंत्र की शक्ति का ध्यान रखने की नसीहत दी जा रही है। हो सकता है उनका मानना जो भी है वाइस प्रेसिडेंट सर का, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। हाउएवर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन मार्क्स कि अगर सरकार ही सारा एग्जीक्यूटिव को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी याद रखती है कि हाँ हमें ये भी चाहिए, ये पावर हमारी, ये पावर हमारी, तो जुडिशरी की भी जो पावर होती है, जो लेजिस्लेटिव की पावर होती है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जुडिशियरी को लेकर के हमें सोचने की जरूरत है और हमने बिल भी एक इस मौजूदा सत्र में पेश किया था कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं,
खास करके देश के 85% वर्गों का, SC, ST, OBC, इस रिप्रेजेंटेशन की इसलिए भी जरूरत है ना कि न्याय अगर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करेगा, आधा अधूरा रहेगा, अछूता रह जाएगा कई जिंदगियों से। उस दृष्टिकोण से हमें जुडिशियरी को देखने की जरूरत है और वो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस ड्रामे की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी हुआ करता था, वो प्रधानमंत्री ने उन्हें निकाल के अपना कैबिनेट मिनिस्टर शामिल कर लिया है। तो अब तो 3 लोगों की जो कमेटी है, फैसला तो 2 लोग करेंगे, इसलिए इस सारे तमाशे की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल के जिस सरकारी बंगले को शीश महल बताया था, अब उस बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्च की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद दिया गया है। अब CVC ने CPWD को इसकी पूरी विस्तृत जांच करने के लिए कहा है। अक्टूबर 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकारी आवास पर अवैध निर्माण को लेकर CVC में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने शीश महल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची की, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बंगले को लेकर बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। यानी दिल्ली की सियासत में चुनाव नतीजों के बाद भी शीश महल ट्रेंड कर रहा है। अब इसकी जांच का आदेश है तो खूब सियासी कलेश भी है। इतनी बड़ी एक इमारत, एक बुलंदी इन्होंने पाई, वो अब रेत के महल की तरह ढेर होती जा रही है। CVC ने फैसला लिया कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इस गंभीर मामले पर कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया? दिखा देते वो स्विमिंग पूल, कोई था ही नहीं, तभी नहीं दिखा पाए, तभी मीडिया को